सी तो वी आर स्टार्टिंग विद द बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर। देखते हैं आपको कितना समझा है। एक बार मैं थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज कर देता हूँ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कल के लेक्चर्स देख के किसी को क्या समझा है? व्हाट डू यू मीन बाय बिल्स ऑफ एक्सचेंज? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी? सीए फाउंडेशन में चैप्टर है, ऑलरेडी हुआ है आई थिंक सीए फाउंडेशन में। सो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय बिल्स ऑफ एक्सचेंज? लेक्चर्स देखिए ना बच्चों सब लोगों ने। Yes, Yes. sir. Yes, Yes, sir. sir. See, Yes, sir. I will explain first one. See, A has sold goods of rupees 10,000 on B। ठीक है, ए ने बी को गुड्स सेंड किए हैं, सोल्ड किए हैं 10,000 रुपीज के, करेक्ट। और बी ने प्रॉमिस किया है कि वो फ्यूचर में पैसे पे करेगा, ही विल पे इन फ्यूचर, फ्यूचर में वो पैसे पे करेगा, बी ने प्रॉमिस किया है बच्चों। सो नाउ टेल मी, चलो मान लो आफ्टर 1 मंथ ए हैज गॉन टू बी, ए गया बी के पास टू डिमांड द मनी, पैसे डिमांड करने के लिए दिया और बी ने मना कर दिया। सो बी हैज रिजेक्टेड टू पे द मनी। सो इन दैट केस ए को कुछ उसके पास सिक्योरिटी है क्या? कैन ही मेक अ कोर्ट केस? उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है क्या कि बी को उसने गुड सेल किया था? उसके पास सेल्स बिल रहेगा, ए के पास सेल बिल रहेगा, बट ऐसे फॉर्मिडेबल प्रूफ है क्या ए के पास? बोलो। आफ्टर No, 1 sir. मंथ इफ बी No, हैज sir. रिजेक्टेड, ठीक है, बी ने रिजेक्ट किया पैसे देने से और बी ने मना कर दिया। सो इन दैट केस इन ओल्डन डेज, नाउ इट इज नॉट देयर। सो इस पे क्या होता था, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ होता था, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ए बी पे निकालता था और उसमें क्या मेंशन रहता था कि ऑन दिस डेट ए बी विल पे रुपीज 10,000 टू ए। ये पूरे बिल पे मेंशन रहता कि बी ने वो बिल एक्सेप्ट किया है। और बी क्या बोल रहा है कि आफ्टर, चलो मान लो 2 मंथ्स के आफ्टर, आफ्टर 2 मंथ्स बी विल पे टू द ए सम ऑफ रुपीज 10,000 एंड इट वाज साइंड बाय बी। बी उसको ए भी साइन करता था और बी भी साइन करता था। नाउ आफ्टर 2 मंथ्स अगर वो पैसे नहीं दिए बी ने, तो ए के पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। Yes, sir. Yes, Sir. sir. So after 2 months, if B doesn't pay to the A, so A can file a court case against B, having this documentary proof जिस पे B का signature है that he has accepted to pay the money after 2 months. Any doubts? No, sir. No, sir. बोलो। No, sir. So simply you can say bills of exchange safeguards the interest of seller। एक बार ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन होके आ गया तो सेलर को कुछ ज्यादा टेंशन रहेगा क्या अगर बी ने पैसे भी नहीं दिए? तो इन द फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज ए कैन फाइल अ कोर्ट केस अगेंस्ट बी अगर बी फेल टू पे द मनी। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ इन द करंट सिनेरियो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज नॉट देयर। बच्चों मैं आपको इसका एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ। चलो अपने क्लास के बच्चों का एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है। चलो आयुष है, आयुष ने, चलो मान लो हर्ष को 20,000 का चेक साइन कर दिया। आयुष ने क्या किया, उसका चेक 20,000 रुपीज का हर्ष को साइन करके दे दिया है, ठीक है। फिर हर्ष ने जाके वो बैंक में, चेक कैसे क्लियर होता है पता नहीं सबको, फिर हर्ष को बैंक में जाना पड़ेगा वो चेक लेके पैसे मिलने के लिए, बराबर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, बट sir. व्हेन हर्ष गोज टू द बैंक तब आयुष के अकाउंट में पैसे ही नहीं थे या फिर उसने गलत सिग्नेचर किया। तो मुझे बताओ ये 20,000 हर्ष को मिलेंगे क्या? No, sir. No, sir. No. No, sir. No, sir. बट इन दैट केस हर्ष कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट आयुष। Yes, sir. एक सेक्शन है एक्ट में, एक सेक्शन है, वो सेक्शन के अंडर हर्ष कैन फाइल अ केस ऑन आयुष
for check bouncing. That is called as what? Check bouncing का case. So same like that, अगर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये पुराने जमाने का है, अब नहीं रहा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्यों पढ़ाया जाता है, चैप्टर क्यों है, आई डोंट नो, अब ये प्रैक्टिकली इट इज नॉट देयर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कोई यूज नहीं करता अब. तो सेम लाइक दैट, ए और बी का ट्रांजेक्शन था, बी ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे साइन किया, फिर बी ने पैसा अगर नहीं दिया तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेके ए कैन गो टू द कोर्ट. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझा बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. और याद रखना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड, अब मुझे बोलो पार्टनरशिप फर्म को कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है? Partnership Act 1932. Indian Partnership Act. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. और याद रखना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को इट इज एप्लीकेबल निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. इसका ईयर देख लेना, ईयर मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है. सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कौन सा एक्ट गवर्न करता है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ईयर बुक जब पढ़ाऊंगा तब देख लेंगे. 1881. 1881. 1881 जो भी है, ईयर पे मेरा इतना कुछ ये नहीं रहता. मेन एक्ट. सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कौन सा एक्ट गवर्न करता है? मीन्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कौन सा एक्ट में आपको मिलेगा? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. जैसे पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट रहेगा तो उसके लिए रेफरेंस कौन सा एक्ट है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. करेक्ट? Yes. सो वैसे ही Yes, sir. बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है तो यू विल रेफर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वेदर देयर इज एनी डाउट? No, sir. No, sir. सो सिंपल. आपको क्या लगता है कि ए ने बी को सेल किया था, सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या एक्ट करता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या डिटेल्स रहती है कि आफ्टर ऑन अ सर्टन डेट पे बी विल पे द मनी और सर्टन अमाउंट. Due date. सर्टन अमाउंट क्या मेंशन है? मेजरली क्या है कि कौन से डेट पे पैसे देगा और कितने पैसे देगा. दैट आर द इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज. An issued date. बराबर है. मेजर थिंग्स दैट आर कंसिडरेबल इज कौन से डे पे पैसा देने वाला है और कितने पैसे देने वाला है. ये इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सबसे इंपॉर्टेंट है. सो ये सब. और ये किसको सेफगार्ड करता है? ए को. मीन्स ए को बिल्स ऑफ एक्सचेंज रहने के बाद कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, समझा सबको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. इसका बुकिश लैंग्वेज में मीनिंग बहुत बड़ा है. इट इज द इंस्ट्रूमेंट अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वगैरह 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 बुक में है. ठीक है. सो मैंने क्या बोला था? ए और बी का एग्जांपल लिया. इसमें कौन किस पे बिल निकालेगा? अगर ए ने बी को गुड्स सेल किए हैं तो हु विल मेक द बिल एंड हु विल एक्सेप्ट द बिल? A will make the bill and I B will will accept. make the bill. ए विल मेक द बिल मीन्स ड्रॉ करेगा, और एक्सेप्ट कौन करेगा? B. B. सो जो बिल ड्रॉ करता है उसको कौन सा वर्ड आएगा? Drawer. Drawer. और जो बिल एक्सेप्ट करेगा उसके लिए कौन सा वर्ड है? Drawing. 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 अब मैं आया हूं जो मैंने वीडियो लेक्चर में थोड़ा बहुत पढ़ाया था उसके एंड पे. सो द पर्सन हु ड्रॉज द बिल, हु राइट्स द बिल इज कॉल्ड एज ड्रॉवर. और जिस पे आप बिल निकालते हो वो कौन है? ड्रॉइंग. क्लियर? Yes, sir. समझा सबको? और तीसरा पार्टी है पे. पे का मतलब क्या है Yes. बच्चों? पे का Yes, sir. मतलब कैन एनीबॉडी टेल मी द मीनिंग ऑफ पे? आपने अगर लेक्चर्स देखे तो बताओ क्या मीनिंग है पे Who का? receive the actual money? Person who will The receive final amount of person bill. who receives the money. हु विल रिसीव द मनी. चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ.
ठीक है। ए ने बी को गुड्स सेल किए ₹10,000 के, ठीक है। ए ने बी को गुड्स सेल किए 20,000 से, तो यहाँ पे ड्रॉवर कौन हो गया? ए। ड्रॉई कौन हो गया बच्चों? बी बी। पर ए ने क्या बोला कि ऑन द ड्यू डेट सी को पैसे दो 10,000, मीन्स ए ने क्या बोला कि ऑन द ड्यू डेट मुझे पैसे मत दो, किसको देने हैं? सी सी को। तो सी कौन हो गया? ए Pay. पे। क्लियर? सो जो बिल निकालेगा ही इज द ड्रॉअर, जो बिल एक्सेप्ट करेगा इज द ड्रॉई, और जो बिल का पैसा जिसको मिलने वाला है दैट इज पे। करेक्ट? Yes, sir. यस Yes, sir. अब मुझे एक बताओ, कैन ड्रॉअर एंड पे बी द सेम पर्सन? कैन ड्रॉअर एंड पे सेम पर्सन हो Yes, sir. सकते हैं Yes, कि नहीं? sir. Yes, sir. Yes, sir. हो सकते हैं ना। ए ने बी पे बिल निकाला और ए ने क्या बोला कि आफ्टर 2 months मुझे 10,000 रुपीज पे करो। सो इन दैट केस ड्रॉवर भी ए है और पैसे भी ए को ही मिलने वाले, सो ड्रॉवर एंड पे इज द सेम, ए ओनली। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज में? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? नो सर No, sir. सो बच्चों अगर आपको क्वेश्चन आया देयर आर डैश पार्टीज टू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो इसका आंसर क्या लिखोगे? देयर आर डैश पार्टीज टू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कितने पार्टीज रहते हैं? देयर आर थ्री 3 पार्टीज। फर्स्ट वन कौन है? ड्रॉवर। सेकेंड ड्रॉवर वन कौन? ड्रॉइंग और थर्ड वन कौन? पे Pay. पे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. फिर हर एक चैप्टर के पहले मैं कुछ अपना आपको वर्ड्स पढ़ाता हूँ, डायरेक्टली मैं चैप्टर में नहीं जाता हूँ, कुछ वर्ड्स पढ़ाता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ। सो बच्चों चलो एग्जांपल सेम, ए ने बी पे बिल निकाला, ठीक है, कितने रुपीज का था? 10,000 रुपीज का। और आफ्टर 2 months आपका कंडीशन था कि 2 महीने के बाद बी आपको पैसे देगा। आफ्टर 2 months ए गया बी के पास पैसे लेने के लिए और बी ने उसको 10,000 रुपीज पे कर दिए, मीन्स बी ने उसका प्रॉमिस पूरा कर दिया ना बच्चों? Yes, यस sir. सो अगर ड्यू डेट पे ए गया बी के पास और बी ने उसको पैसे दे दिए तो दैट इज कॉल्ड एज ऑनर ऑफ बिल। अगर ड्यू डेट पे बी पैसे दे देता है तो दैट इज कॉल्ड एज ऑनर ऑफ द बिल, मीन्स पैसे दे दिए और वो सिचुएशन को क्या बोला जाएगा? ऑनर ऑफ द बिल। Honor of क्लियर? bill. Yes, यस sir. सर यस और सर अगर ए गया बी के पास ड्यू डेट पे और बी ने अगर पैसे नहीं दिए दैट सिचुएशन विल बी कॉल्ड इज व्हाट? डिसऑनर ऑफ द बिल। That situation will be called as dishonor of bill. So honor of bill और dishonor of bill clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Honor honor of the bill का मीनिंग क्या है कि ड्यू डेट पे ड्रॉई पैसे पे कर दिया ड्रॉई ने तो वो हो गया ऑनर, और डिसऑनर क्या हुआ? अगर ड्यू डेट पे पैसे नहीं दिए तो। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चों? No, sir. No, sir. पक्का? नो सर यस सर समझा सबको? किसी को कोई डाउट है? No, sir. नो सर अब ये No, चैप्टर sir. में सबसे इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बच्चों? कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट। मतलब क्या? चलो मान लो 1 अप्रैल 2020 पे ए ने बी पे बिल निकाला है ऑफ ₹10,000 फॉर 1 month। ठीक है, क्या हुआ?
1 अप्रैल 2020 पे ए ने बी पे बिल निकाला है 10,000 रुपीज का 1 मंथ के लिए। तो बच्चों मुझे बोलो ए बी के पास कौन से डेट पे पैसे मांगने जाएगा? बोलो बच्चों, कब बिल निकाला था उसने? कब बिल निकाला था बच्चों? 1st April 2020. 1 अप्रैल 2020। और वो ड्यूरेशन कितना था वो बिल का? 1 month. 1 1 month. मंथ का। तो बच्चों मुझे बोलो 1 अप्रैल के बाद वो 1 मंथ का प्रॉमिस किया है, तो 1 अप्रैल के बाद 1 मंथ कौन से डेट पे खत्म हो जाता है? 30th फर्स्ट में May. 1st. 1 मई 2020, बराबर है। Yes, sir. यस सर Yes, sir. बट अंडर दिस एक्ट एक अलाउंस दिया है। क्या हुआ है कि बी को थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए अंडर दिस एक्ट क्या बोलता है कि 1 अप्रैल का 1 मंथ भले ही 1 मई पे खत्म होता है, बट बी को ड्रॉई को थोड़ा रिलीफ मिलने के लिए हर एक ड्यू डेट में 3 days ऑफ ग्रेस पीरियड ऐड हो जाएंगे। समझा सबको? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करोगे? कौन से डेट पे बिल निकाला प्लस 1 मंथ किया, तो मेरा डेट क्या आया? 1 मई, करेक्ट। Yes, sir. बट Yes, Yes, sir. sir. आपका जो भी डेट आएगा उसमें कितने दिन ऐड करने हैं? 3 days। ये एक्ट ने ही बोला है कि अगर इन केस ऐसे बिल ड्रॉ कोई करता है तो ड्यू डेट एग्जैक्ट 1 मंथ आफ्टर नहीं रहेगा, जो भी डेट आएगा 1 मंथ आफ्टर उसमें 3 days ऑफ ग्रेस पीरियड ऐड करने हैं। सो आपका ड्यू डेट क्या आ जाएगा बच्चों? 4 May. सो मुझे बोलो ए बी के पास कौन से डेट पे पैसे कलेक्ट करने के लिए जाएगा? 4 May. और में 4th May. 4th May. 4 मई। सो कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट में किसी को कोई डाउट है? नो No, सर sir. No, sir. Yes, sir. अगेन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सी, X has drawn the bill on Y on 1st January 2021 और it was for 2 months। 2 months के लिए था। तो मुझे बताओ इसका ड्यू डेट कब आएगा? ड्यू डेट मीन्स व्हाट? ऑन विच डेट X will go to the Y and demand the money? बोलो। 3rd March. 4th March. 4 March. बच्चों 4th March. 4 March. 1 जैन पे आपने बिल निकाला था, उसके बाद 2 मंथ्स कब खत्म होते हैं? 1 मार्च 1 March. 2021, बराबर है। Yes, sir. यस सर इसमें 3 days आपको ऐड करने हैं, तो आपका ड्यू डेट क्या आएगा? 4th March. सबको समझा क्या ड्यू डेट कैसे आया बच्चों? Yes. यस Yes, sir. Yes, Yes. Yes. सिर्फ Yes, हाँ sir. हाँ बोलो मत, अगर समझा है तो ही बोलो, नहीं समझा है तो नहीं समझा है, कोई डाउट नहीं बच्चों। अपने को कुछ स्पीड से भागना नहीं है। अपना सिलेबस दिवाली के पहले एक बार कंप्लीट हो जाता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अपना सिलेबस मिनिमम 3 टाइम होगा। कोई गड़बड़ नहीं है, एकदम रिलैक्स मोड से जाएंगे। सो ड्यू डेट कैलकुलेशन वेदर क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. सो 3 दिन के ग्रेस डेज ऐड करने हैं, यह सबको समझाना। Yes, sir. यस Yes, sir. चलो अब एक डिफरेंस बताता हूँ बच्चों, एक डिफरेंस वाला चीज समझना आपको। सी, आपको पीरियड मंथ्स में भी दिया जाएगा या फिर डेज में भी दिया जाएगा, ठीक है। चलो आपको दिया 1 मई 2020 पे आपने बिल ड्रॉ किया। अंडर दिस कैटेगरी ऑल्सो 1 मई 2020 पे आपने बिल ड्रॉ किया। दिस बिल इज फॉर 1 मंथ एंड दिस बिल इज फॉर 30 days। सो अंडर दिस ड्यू डेट क्या आएगा और अंडर दिस ड्यू डेट क्या आएगा? मुझे एक बोलो, 1 मंथ और 30 days सेम रहते हैं क्या? No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. No, अब sir. मुझे बोलो, मे मंथ कितने डेज का रहता है?
31 days. 31 डेज का। और सेकंड सिनारियो में आपने कितने डेज का पीरियड दिया है? 30 डेज का। तो दोनों का ड्यू डेट सेम नहीं आएगा। मंथ वाला तो इजीली आप बता सकते हो। चलो मंथ वाले का ड्यू डेट बोलो। 1 मई पे अगर आपने बिल ड्रॉ किया है तो उसका ड्यू डेट क्या आएगा? 4th of June. Fourth of June. 4th of June. कैसे किया? 1 मई से लेके 1 मंथ कब खत्म होता है? 1 जून पे, बराबर है? Yes, sir. तो इसमें 3 डेज ऐड कर दिए। क्लियर? तो आपका ड्यू डेट आया 4 जून, बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब सेकंड सिनारियो में बच्चों 1 मई 2020 पे आपने बिल ड्रॉ किया, उसका पीरियड है 30 डेज। तो 30 डेज कब खत्म होते? तो कैलकुलेशन कैसे करना है बच्चों? आप जब 30 डेज का कैलकुलेशन करोगे तो 1 मई को काउंट नहीं करना है, आप 2 मई से काउंट करोगे। सो 1 मई को एक्सक्लूड कर दोगे, आप 2 से काउंट करो और आपके 30 डेज कौन से डेट पे खत्म होते हैं बोलो मुझे? 31. सेकेंड। 31st. 31st of May. 31st. तो आपके 30 डेज खत्म हो जाते हैं 31 मई पे। तो काउंट डे में काउंट कैसे करना है कि 30 डेज का काउंटिंग होगा, बट उसमें फर्स्ट डे काउंट नहीं होगा। तो आप सेकेंड डे से काउंट करोगे, तो 2 मई से लेके 31 मई पे मेरे 30 डेज खत्म हो जाते हैं। सो 31 मई पे अगर 30 डेज खत्म हो गए तो इसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड ऐड किया, तो मेरा ड्यू डेट क्या आ जाएगा बच्चों? 3rd June. June. 3rd June. सो बच्चों आपको मंथ्स और डेज में अगर कैलकुलेशन रहेगा तो समझा ना कैसे करना है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, सो sir. याद रखना, मंथ्स का कैलकुलेशन मंथ टू मंथ होता है, डेज नहीं काउंट होते। बट अगर डेज में कैलकुलेशन दिया है तो यू हैव टू कंसिडर इन डेज, यू विल नॉट कैलकुलेट इन मंथ्स। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. दोनों में डिफरेंस समझा ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो